जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं और हिंदी के गद्य की विविध विधाओं के तहत जो विधा हम लेकर चल रहे हैं वो उपन्यास विधा है। इसके प्रीवियस के जो वीडियो है उनमें हमने करीबन 60 क्वेश्चन उपन्यास विधा से कर लिए हैं और बहुत कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार हमारा जो पेपर बनता है उसमें उपन्यास विधा से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, हम इससे बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हमें डिस्कस करने को है। यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है। प्रेमचंद, राही, मासूम रजा, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे कौन आंचलिक उपन्यासकार है? राही, मासूम रजा। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे हम बात करें तो राही, मासूम रजा को देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने सर्वप्रथम अपनी प्रथम कृति, फणीश्वरनाथ रेणु ने सबसे पहले अपनी जो पहली कृति थी फणीश्वरनाथ रेणु जी की, मैला आंचल 1954। तो फणीश्वरनाथ रेणु ने सबसे पहले अपनी प्रथम कृति मैला आंचल 1954 को ही आंचलिक उपन्यास के नाम से अभिहित किया। प्रथम संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा था यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों में आंचलिकता खोजी। यही नहीं, शिवपूजन सहाय की जो देहाती दुनिया था, देहाती दुनिया 1926 में आया था और मैला आंचल तो 1954 में आया। तो देहाती दुनिया तो इससे पहले भी आया था शिवपूजन सहाय जी का। तो उन्होंने प्रेमचंद के उपन्यासों में आंचलिकता खोजी। यही नहीं, शिवपूजन सहाय की जो देहाती दुनिया 1926 में और वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी 1946 में तथा मृगनयनी को भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ला दिया। प्रस्तुत विकल्पों में राही, मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं जिनका आधा गांव जो है इनका आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम एक आंचलिक उपन्यास के तौर पे फणीश्वरनाथ रेणु जी को जानते हैं और उनका मैला आंचल जो कि 1954 में आया उसको पहला मानते हैं। लेकिन प्रथम संस्करण की भूमिका में ये क्लियर कर देते हैं कि जो आंचलिकता हमने खोजी, ये मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, और फिर प्रेमचंद के उपन्यासों में हमने आंचलिकता कैसे खोजी, फिर शिवपूजन के देहाती दुनिया 1926 और वृंदावन लाल वर्मा के झांसी की रानी 46 तथा मृगनयनी को भी आंचलिक उपन्यासकारों की श्रेणी में ला दिया। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, झूठा सच, गबन इन्हीं हथियारों से। तो देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में व्याप्त है? झूठा सच में। झूठा सच जो है उपन्यास, ये प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल द्वारा लिखा गया। झूठा सच प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल द्वारा लिखा गया है जो देश विभाजन की त्रासदी पर है आधारित। झूठा सच यशपाल द्वारा 2 भागों में लिखा गया। इस उपन्यास का पहला भाग वतन और देश 1958 में प्रकाशित हुआ, जबकि दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं तारा, पुरी और कनक। यशपाल के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, तेरी मेरी उसकी बात। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा सच जो उपन्यास है इसके लेखक और यशपाल है। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? सूरज किरण की छांव। तो सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छांव राजेंद्र अवस्थी का पहला उपन्यास है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इसमें देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इसमें जो है परती परिकथा। परती परिकथा जो है ये नागार्जुन जी का उपन्यास नहीं बल्कि फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। परती परिकथा। शेष उपन्यास नागार्जुन के हैं। नागार्जुन का पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बलचनामा 1952, नई पौध 53, बाबा बटेश्वर नाथ 54, वरुण के बेटे 57, दुखमोचन 57, कुंभी पाक 60, हीरक जयंती 1961, उग्रतारा 63, हिमरतिया 68, पारो 1975, गरीबदास 1989। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, बुध और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास इसमें से तमस है। तमस जो कि भीष्म साहनी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है। ये 2 भागों में है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है, दूसरे भाग में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण है। इनके अन्य उपन्यास वसंती, कुंती, भाग्यरेखा, कड़ियाँ, झरोके, मैया दास की माड़ी है। तो तमस जो है ये भीष्म साहनी जी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है जिसमें आपको भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा देखने को मिलता है और 2 भागों में। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री तो दूसरे में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? आधा गांव, तमस, कित्ते पाकिस्तान, राग दरबारी। तो इसमें है राग दरबारी।
भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर राग दरबारी पुस्तक नहीं लिखी गई है। यह प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल की रचना है। भीष्म सानी द्वारा रचित तमश, राही मासूम रजत द्वारा रचित आधा गांव तथा कमलेश्वर द्वारा रचित कितने पाकिस्तान उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, आधा गांव, तमस, कर्मभूमि। तो निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक जो है ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे बात करें हम जो कर्मभूमि है, कर्मभूमि जो है ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया नहीं है। कर्मभूमि 1932 में उपन्यास जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, कर्मभूमि 1932 में लिखा गया उपन्यास जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं बल्कि इसमें नागरिक और ग्रामीण दोनों जीवन धाराओं पर आधारित यथार्थवादी राजनीतिक चित्रण है। से सभी उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को इस उपन्यास में उकेरा गया है। तो पाप और पुण्य चित्रलेखा में देखने को मिलता है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति। भगवती चरण वर्मा को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उनका उपन्यास चित्रलेखा ही है, जिसमें पाप पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्रलेखा, सीधी सच्ची बातें तथा सभी नचात राम गोसाई। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के द्वारा। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो बावन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र बावन दास कालीचरण, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत है। प्रति परिकथा के पात्र जितेंद्र तथा इरावती हैं। होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिलिया, झुनिया आदि गोदान के पात्र हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर जो है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो वो गोदान का पात्र है। वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो ये है प्रेमाश्रम का। प्रेमचंद प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर रामराज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये उपन्यास वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना पर आधारित है। प्रेमाश्रम के किसान जमींदारों की बेगारी, धौंस तथा अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़े हैं। प्रेमचंद के प्रेमाश्रम उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। वस्तुतः यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद के गोसाए आफियात का हिंदी अनुवाद भी है। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, रणभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन। तो इनमें से प्रेमचंद जी का कौन सा ऐसा उपन्यास है जो गांधीवाद से प्रेरित है? तो ये है रंगभूमि। प्रेमचंद व उपन्यास रंगभूमि के गांधीवाद नायक सूरदास का व्यक्तित्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास का साधन शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवादी संस्कृति की उपेक्षा, प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि विचार गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं। कर्मभूमि में गांधी के व्यवहारिक कार्यक्रमों का गांव में प्रचार दिखाया गया। सुताई, कताई, बुनाई, हरिजन उद्धार, शराबबंदी, मुर्दा जानवरों का मांस भक्षण न करना, विभिन्न जातियों में रोटी व्यवहार, मंदिर प्रवेश का आंदोलन इत्यादि को पढ़ते समय गांधी युग का वातावरण साकार होता जान पड़ता है। गोदान में आकर प्रेमचंद समाजवाद की ओर कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गांधीवाद तत्व प्रेमचंद के व्यक्तित्व से विलुप्त नहीं होता था। स्पष्ट है कि प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में गांधीवाद से प्रभावित है। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि जो है गांधीवाद से प्रभावित है, लेकिन यूपी का जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था। जब संशोधित उत्तर आया तो बी बताया गया। जबकि मुरली मनोहर प्रसाद सिंह तथा रेखा अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक प्रेमचंद विगत महत्ता और वर्तमान अर्थवत्ता जो है इसको ध्यान में रखें तो इसमें जो है कहा गया है कि इसमें इसके तहत अगर देखें तो विगत महत्ता और वर्तमान अर्थवत्ता में हिंदी उपन्यास परंपरा जो है ये नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित अध्याय के यहाँ पे देखिए पृष्ठ संख्या तक दिया है 192 से 94 तक। संस्करण 2008 ये उद्धृत है कि प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, नागरिक, ग्रामीण के सादे विभिन्न वर्ग और स्थितियों की योजना एवं गाँव तथा नगरों के परिवारों का वर्णन है। इसके लिखे जाने के समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन पराकाष्ठा पर था। गांधी जी के सामाजिक, राजनीतिक तथा आदर्श मूल विचारों से ये उपन्यास प्रभावित है। सूरदास नामक अंधा पात्र भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतीक है तथा गांधीवादिता में पगा हुआ है। वह अंधा निर्बल होने पर भी निष्ठावान है। विनय, सोफिया एवं प्रभु सेवक आदि के चित्रणों में भी गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रभाव दिखता है। रंगभूमि गांधीवादी उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि यह गांधी जी की राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित है।
रंगभूमि प्रेमचंद जी की उपन्यास कला का एक विकसित सोपान है। गांधीवाद का प्रभाव साहित्य जीवन पर जैसा भी कुछ पड़ा हुआ रंगभूमि में दिखाई पड़ता है। चरित्रों की विविधता हो, बहुलता हो और तत्कालीन जीवन की व्यापकता का चित्रण हो, रंगभूमि की अपनी विशेषता है। कर्मभूमि में ना तो रंगभूमि जैसी आदर्शवादिता है और ना ही गबन जैसी विषयों की एकाग्रता और समाहार। कर्मभूमि में सामान्य जीवन की धारा व वास्तविकता अधिक है, गांधीवादी प्रभाव जो है वो कम है। रंगभूमि में सरभारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष चित्रित है। सूरदास जो है वो बनारस के पांडेपुर गांव का एक किसान है। रंगभूमि में 3 पात्र हैं, महेंद्र कुमार सूरदास जनसेवक। प्रेमचंद ने रंगभूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया है। सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो सूरदास इसमें से जो है रंगभूमि का प्रमुख पात्र है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास रंगभूमि का पात्र है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास इसमें से रंगभूमि का पात्र है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। तो यहाँ पे जो रंगभूमि है, सूरदास इसमें चर्चित पात्र है रंगभूमि का। चौगानी हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो उन्होंने कई उर्दू को हिंदी में लिखा था और चौगानी हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? तो रंगभूमि से। और चौगानी हस्ती जो था उर्दू में था, उसी को रंगभूमि में लिखा था और इसी का पात्र जो था सूरदास, जिसपे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस से कि जो है वो इम्पॉर्टेंट है व्यक्ति। आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले तो उर्दू में लिखते थे और फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। पहले वो उर्दू में लिखें फिर हिंदी रूपांतरण करें। और अगर यहाँ पे देखिए रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम, तो इनका जो रंगभूमि था उर्दू में वो चौगाने हस्ती था। सेवा सदन जो था वो बजारे हुस्न था। सेवा सदन बजारे हुस्न, रंगभूमि चौगाने हस्ती और प्रेमाश्रम था गोयस अफियात। किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में ही हुए। जलवाए इसार का रूपांतरण वरदान नाम से, तो जलवाए इसार 1921 में जलवाए इसार वरदान के नाम से प्रकाशित हुआ तथा हम खुरमा व हम सबाब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह को परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित कराया। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है ना, चौगाने हस्ती जो है वो रूपांतरण है किसका? तो चौगाने हस्ती हमने देखा था, चौगाने हस्ती जो है रंगभूमि का रूपांतरण है। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास है गोदान, वो राजनीतिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है। तो देखिए प्रेमचंद का जो एक उपन्यास गोदान है, गोदान को हमने चैनल पे करवाया हुआ है। तो गोदान जो है प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रथम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदार के जालों में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते सौ। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास गोदान है। प्रेमचंद जी द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बजारे हुस्न जो है, ये बजारे हुस्न जो है सेवा सदन का रूपांतरण है। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी के बेहतरीन नॉवेल कहा हिंदी का। यह उनके उर्दू उपन्यास बजारे हुस्न 1914 का हिंदी रूपांतरण है। यह भारतीय हिंदू युग से चली आ रही वैचारिक समस्या, दहेज प्रथा, मेल विवाह, वेश्यावृत्ति इत्यादि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना की समानांतर साहित्यिक रचना है। चूंकि यह उपन्यास बजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण, इसलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी बेसब्या जीवन की ही समस्या है। गोदान उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? तो गोदान उपन्यास जो है यहाँ पे देखिए यथार्थवादी आदर्शोन्मुख जो है, यथार्थोन्मुख यानी यथार्थ सच्चाई की तरफ जाते हुए आदर्शवादी उपन्यास है। तो जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद जी की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यथार्थोन्मुख यथार्थवाद की तरफ रुख कर गया था। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाना है। गबन, सेवा सदन, गोदान, इनका क्रम से हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास जो लिखे हैं वो क्रमशः यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए 1918 में इनके द्वारा है सेवा सदन। ये वही समय हम कह सकते हैं कि 1918 से हम लोग मानते हैं कि छायावाद का प्रारंभ होता है, 36 तक जाता है। और उस समय हम जो है बात करते हैं कि जो छायावाद की शुरुआत होती है। हालांकि यहाँ पे जब हम प्रेमचंद जी की बात करते हैं तो इनका सेवा सदन जो है ये भी 1918 में आता है। फिर वरदान 21 में, प्रेमाश्रम 22 में।
तो सेवा सदन 18, वरदान 21 में, प्रेमाश्रम 22 में, रंगभूमि 25 में। इन सभी का जो है देखिए आप लगातार एग्जाम में डेट भी पूछता रहता है, यानी प्रकाशन वर्ष भी पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको क्रमशः आपको ध्यान रखना। तो इस सेवा सदन 1918 में है, वरदान 21 में है, प्रेमाश्रम 22 में है, रंगभूमि 25 में है, कायाकल्प 26 में है, निर्मला 27 में है, प्रतिज्ञा 29 में है, गबन 1931 है, कर्मभूमि 1932 और 1936 में गोदान मंगलसूत्र अपूर्ण है। निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प आपको चयन करना है। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन। तो यहाँ पे क्रमशः अगर आप देखें कि प्रेमाश्रम सबसे पहले ही देखें तो प्रेमाश्रम है, फिर गबन है, कर्मभूमि है, गोदान तो सबसे अंतिम में है। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, शेखर एक जीवनी। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो देखिए कर्मभूमि भी है, गोदान भी है, सेवा सदन भी है, लेकिन शेखर एक जीवनी तो अज्ञे जी का है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है, शेष उपन्यास प्रेमचंद जी का है। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग है, विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रतिज्ञा जो है ये उपन्यास जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। ये एक सामाजिक उपन्यास है, इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इस उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा है। तो जो प्रतिज्ञा उपन्यास है इसमें प्रेमचंद जी ने जो विषय वस्तु उठाया है वो विधवा और अछूतों का प्रश्न है। इस उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला को भी लिखा है। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो वीरांगना जो है ये वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। देखिए यहाँ पे जो वीरांगना है, वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धहस्त साहित्यकार थे और इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई है। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य मिलन, पथिक, स्वप्न, कहानी, तरकश, आंखों देखी कहानियां, उपन्यास वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी, नाटक जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा, परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन तथा व्यंग, दिमागी अयासी, स्वप्नों का चित्र। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भागवंती जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? तो सुदर्शन जी है। भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है और इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम अगर देखें तो पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास आदि इनके उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुए। इन्हें शहरी मध्यवर्ग का प्रतिनिधि लेखक भी कहते हैं। वयम रक्षामः है, तो वयम रक्षामः क्या है? वयम रक्षामः उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखित उपन्यास वयम रक्षामः है। इसका मुख्य पात्र रावण है। यह रचना रावण से संबंधित घटनाओं का जिक्र करता है, उनका दूसरा पहलू दिखाता है। निम्नलिखित कथाकृति में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? अलग अलग वैतरणी। काशी काशी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी, बिनी चदरिया, ये सभी का है, लेकिन अलग अलग वैतरणी ये नहीं है। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी आंचलिक उपन्यास है जिसका संबंध करैता गांव से। काशी काशी उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह की कृति है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। झीनी झीनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो इनके द्वारा जो अन्य प्रमुख रचनाएं वैश्वानर काशी, नीला चांद काशी दो, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूस मंजूसिमा, औरत, अंधकूप, एक यात्रा, शता के नीचे, अमृता, मानसी, गंगा, किस किस को नमस्ते करूं, उत्तर योगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? छांदोग्य उपनिषद। अनामदास का पोथा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषदों की व्याख्या समझने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के मानसिक द्वंद्व और उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास। इस उपन्यास में परिचित लेखक का उपनिषद ज्ञान व मानवीय मनोभाव को समझने की क्षमता व उनको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है, जिसके अनुसार दो पक्षियों की वार्ता सुनकर राजा ने रैक नामक पीठ खुजलाने वाले बैलगाड़ी वाले साधु महिला जानी और उसकी शरण में जाकर ज्ञान याचना की।
अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनाम दास का पोथा। ये जो अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी को उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं, उनमें कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान सृष्टि है। यह अर्थवत्ता उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। वे किसी कालखंड को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ उसे वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं के साथ भी जोड़ते चलते हैं और इस संदर्भ में ही समग्रता उनका गंभीर जीवन दर्शन का भी प्रतिफल हो जाता है। इनके अनुपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा है। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, झूठा सच, दादा, कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम, रक्षामा, आत्मदा। तो इसमें से देखिए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास का है वो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक उपन्यास है। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सामाजिक सांस्कृतिक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार थे। इनकी झलक इनके कबीर पुस्तक में मिलती है। भट्टनी किस उपन्यास की नायिका है? भट्टनी। भट्टनी देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में प्रधान पात्र बाण है। इस उपन्यास में भट्टनी तथा निपुण का प्रमुख स्त्री पात्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन का सही तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। इन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य व भ्रष्ट साहित्य को प्रकाश में लाकर भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। ये विशेष रूप से व्यक्ति के भावनात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे। इनके उपन्यासों का सही क्रम बाणभट्ट की आत्मकथा 1943, चारुचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 73 में, अनाम दास का पोथा 73। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए भोजपुर का ठग। भोजपुर का ठग जो है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है बल्कि गोपाल राम गहमरी का है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। उनमें कुछ उपन्यास त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, प्रणनी, परिणय, लवंगलता व आदर्शबाला, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेममयी, राजकुमारी तारा, चपला व नव्य समाज चित्र, कनकुशम व मस्तानी, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, इंदुमती व वन विहंगनी, मालती, माधव व मदन मोहिनी। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा जो रचित इरावती है वो ऐतिहासिक है। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल तथा इरावती पर्याप्त चर्चित है। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम इरावती, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। इरावती में सुंगकालीन ऐतिहासिक कथावस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था और बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति निश्चय यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर पाए। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। कंकाल की कथा का केंद्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इरावती। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समझ प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो यह है चित्रलेखा। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्यतः उठाया गया है? तो चित्रलेखा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? तो ये है सर्वाधिक चित्रलेखा। इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय, जिसमें एक सन्यासी संसारिकता की ओर अग्रसर होना चाहता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है तथा उसकी खुद की रुचि संन्यास में हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमार गिरी और भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासक बीजगुप्त के चरित्र की पारस्परिक
तुलना में अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं और अपने शिक्षक से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनते हैं। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है। विवश है, कर्ता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है। और फिर पाप और पुण्य कैसा? निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो इसमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं? ईलाचंद जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, मनोहर श्याम जोशी। तो दिए गए विकल्पों में ईलाचंद जोशी जो है, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र तथा अज्ञेय तीनों ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय। अतः इस प्रश्न के 3 विकल्प हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था। ये तो है ही नहीं। तो ईलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र हैं और अज्ञेय हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी, मैत्रेयी पुष्पा, महुआ माझी, मृदुलागन, निर्मला भुराड़िया। तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका जो है ये निर्मल भुराड़िया है। इनमें मानव तस्करी की वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी। तो गुलाम मंडी में हमें देखने को मिलता है मानव तस्करी की वैश्विक समस्या तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया है। इनके अन्य उपन्यास फिर कोई प्रश्न करो, नचिकेता और खुशी का विज्ञान। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, विनोद कुमार शुक्ल, अरुण कमल। तो यहाँ पे देखिए विनोद कुमार शुक्ल, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है। नौकर की कमीज 1979, खिलेगा तो देखेंगे, इनके अनुपन्यास हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री हैं। उन्होंने चंद्रकांता संतति, गाजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र, वीर उर्फ कठोरा भरखून, गुप्त गोदना जैसी अन्य रचनाएं की। भूतनाथ 1907 से 13 अपूर्ण था। अपने असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास के केवल 6 भागों को लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किए। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? नामवर सिंह, अज्ञेय, शिव प्रसाद सिंह, मोहन राकेश। तो ये है शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह तो अन्य प्रमुख उपन्यास अलग अलग वैतरणी, पहला उपन्यास नीला चांद आदि है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो नीला चांद के हैं इनमें से कोई नहीं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो जो नूतन ब्रह्मचारी है इस कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान लिखा है। तो किसने? भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान लिखा है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नूतन ब्रह्मचारी, तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि नूतन ब्रह्मचारी है क्या? एक उपन्यास है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? यहाँ पे सांप्रदायिकता से है। काला जल गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है। काला जल गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है जो सन 1965 में काला जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ। सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख दर्द और संघर्ष का कच्चा चिट्ठा है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में बटा है। इनके अन्य उपन्यास सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी और नदी और सीपिया सामाजिक उपन्यास है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो काला जल किसके द्वारा है? सानी के द्वारा। मृगनयनी उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी 1950 उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? तो लगन 1928, संगम 1928, प्रेम की भेंट 1928, गढ़ कुंडार 1930, कुंडली चक्र गढ़ 1932, विराटा की पद्मिनी 36, झांसी की रानी 46, कचनार 47, अमरबेल 1953। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो इनमें से ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? ठेठ
ठेठ हिंदी में लिखने वाले हरिओद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में उपन्यास लेखन की प्रतिभा नहीं थी। इनके उपन्यास अधकेला फूल 1907 में धार्मिक अंधविश्वास का दुष्परिणाम है। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की अधिक दृष्टि रही है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो हरिओद ने। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है? तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा किया गया है। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में उन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ। उनकी काव्य कृतियाँ प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 85, श्यामा सरोजनी 86, देवयानी 86 तथा श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया। उनके द्वारा अनुदित ऋतु शंखार और मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृतियाँ हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो त्यागपत्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध है। इनके उपन्यास मुक्तिबोध पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु को। भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा किससे मिली थी? भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास की रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से मिली। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो मनीषा गुरु है पहला। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? शुक्ल जी ने। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो 1882 में जो हुआ परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? देवकीनंदन खत्री जी का जो उपन्यास है चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास जो है किसने माना है? डॉक्टर श्री कृष्णलाल। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने माना है, जबकि शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। तो देखिए यहाँ पे देवकीनंदन खत्री जो है उनके उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास कृष्ण ने माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु, तो रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को उपन्यास को हिंदी का पहला मानते हैं मौलिक, जिसके लेखक श्रीनिवास हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का माना है। तो अलग अलग जो है उनके विचार अलग अलग हैं। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारड़ी, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। जो हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार और हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी 1904 में लिखा गया था, ये पुस्तक प्रकाशन में आया। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मुद्रा राक्षस, अस्कर वजाहत। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। देखिए झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 में अब्दुल बिस्मिल्लाह की औपन्यासिक कृति है ये। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जो जीवन यथार्थ है उनकी संश्लिष्टता में वो सजीव हो उठा है, जिसमें गरीब निम्न मध्यवर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं समरशेष 1980, जहरवाद 1987, दंत कथा 1990, मुखड़ा क्या देखे 1996, अपित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 में किसके द्वारा? अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा। उपन्यास में जो है ये बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ है इसमें, जिसमें गरीब निम्न मध्यवर्गीय जो जुलाहा है उसके शोषण कैसे होता है उसकी कहानी है। बाकी और भी उपन्यास इनके द्वारा बिस्मिल्लाह के द्वारा समरशेष 80 में, जहरवाद 87, दंत कथा 90, मुखड़ा क्या देखे 96, अपित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो किसका चित्रण है इसमें आपको? अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण देखने को मिलता है? बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण मिलता है। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी, तो सन्यासी इनमें से किसकी कृति है? यशपाल निराला, नागार्जुन, इलाचंद जोशी। सन्यासी इलाचंद जोशी की एक औपन्यासिक कृति है। इलाचंद जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासी तथा जहाज का पंछी आदि इनके उपन्यास हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है?
तो जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है वो विशेषकर किस पे केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर। तो पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर, इसके लेखक गिरिराज किशोर जी हैं। इनके अन्य उपन्यास लोग, चिड़ियाघर, दो इंद्र शुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाह, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, यातना घर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बयां का घोंसला, तो बयां का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा है। प्रश्न में केवल बयां का घोंसला पूछा गया, जबकि इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है बयां का घोंसला और सांप 1953। इस उपन्यास के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल है। इनके अन्य उपन्यास धरती की आंखें 1951, काले फूल का पौधा 1955, रूपजीवा 59, बड़ी चंपा छोटी चंपा 61, मन वृंदावन 1966, प्रेम अपवित्र नदी 1972। तो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है बयां का घोंसला और सांप। बयां का घोंसला और सांप के अतिरिक्त इनकी धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, मन पवित्र अपवित्र नदी है, बड़के भैया 1973, हरा समंदर, गोपी चंदर, श्रृंगार 1975, वसंत की प्रतीक्षा 1975, देवीना 76, पुरुषोत्तम 83, गली अनारकली 85 तथा कनाट प्लेस 86। रूपा जीवा उपन्यास है। रूपा जीवा किसका उपन्यास है? तो रूपा जीवा है लक्ष्मी नारायण लाल का। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जो जीवन संघर्ष है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो वो किस उल्लेख में नहीं है? सेवा सदन में। सेवा सदन में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है, बल्कि यह वेश्यावृत्ति पर है। शेष उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, रंग निर्देश। विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो जो रंग निर्देश होता है, विद्वानों के अनुसार रंग निर्देश जो है उपन्यास के तत्वों में नहीं आता है। यहाँ पे कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र, यानी कथा वस्तु होना चाहिए उपन्यास में, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और वातावरण तथा उद्देश्य। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, ये नाटक का तत्व है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि रंग निर्देश उपन्यास का नहीं है, तो किसका है? नाटक का तत्व है। यहाँ पे हमारा जो है उपन्यास विधा समाप्त होता है और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो जीवनी विधा शुरू होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन चल रहा है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा। बाकी चैनल पे बहुत सारे हिंदी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे देखते रहे। बस आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं वीडियोज़ को तो प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि मैंने देखा कि लगातार मेहनत करते हुए भी पहले तो हम बोलते ही नहीं थे कि आप लाइक वगैरह करो, बट इससे ये प्रभाव पड़ता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। और हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं कि हम लोगों तक ये प्रोवाइड करा सके कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ना शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।